अस्सलाम वालेकुम। बायोमोलिक्यूल पार्ट सेकेंड। और आज के पार्ट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक रहने वाले हैं उसमें हमारे पास आएगा जी लिपिड, प्रोटीन एंड हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की, न्यूक्लिक एसिड की। और साथ में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है लगे हाथों, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हमने जो है वो डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और हमने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल के साथ देखा था। तो आज जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पहले एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, उसका हमें कितना कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर हमने उसका कंसेप्ट गेन किया है। उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत हम यहाँ पर एमसीक्यूज करके देख लेते हैं, फिर हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट। यानी कि इसमें हमने यहाँ पर बताना है कि वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। हाई हीट कैपेसिटी, कोहेजन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर ट्रांसपेरेंसी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज। यानी कि हमने ये बताना है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर नहीं करती, डायरेक्टली एनर्जी को स्टोर नहीं करती। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द सेलुलोज। नेक्स्ट है हमारे पास के विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दी मोनोसेक्राइड इन ब्लड प्लाज्मा। तो हमारे पास क्या है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, क्या ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पोलैरिटी है, या फिर सरफेस टेंशन है, या फिर हमारे पास एडिशन है। देखो भाई, पोलैरिटी जो होती है ना, ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पर पोलैरिटी को मैं डिटेल से बताकर आई थी पार्ट फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना, पोलैरिटी हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज एन ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, जिनके अंदर आप लोगों को 2 और मोर आप लोगों को क्या मिलते हैं, मोनोसेकेराइड मिलते हैं। मोनोसेकेराइड के यूनिट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब इसमें हमने जो है वो एग्जांपल बतानी है, ग्लूकोज है, सक्रोज है, ग्लाइकोजन है या सेलुलोज है। अच्छा, और हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं उनका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। तो यहाँ पर हमने देखना है वो कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, एक सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। सक्रोज की बात करें तो हमारे पास ये क्या होता है, ये 2 हमारे पास शुगर के यूनिट से मिलके बना होता है। तो 2 शुगर के यूनिट से मिलके बना, तो कौन कौन सा यूनिट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज की बात करते हैं हम यहाँ पर, और दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो ये 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो अच्छा, ग्लाइकोजन ये पॉलीसेकेराइड में होता है, तो ये भी नहीं होगा, सेलुलोज भी हमारे पास नहीं होगा। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ओलिगोसैकेराइड है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। यानी कि हमारे पास ओलिगोसैकेराइड क्या है कि जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा शुगर के यूनिट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको जो है हम प्रोवाइड क्या करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। अब यहाँ पर है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ओलिगोसैकेराइड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ। अब हमने बताना है कि ये जो हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड की, तो हाइड्रोलाइसिस किस की प्रेजेंस में होती है, क्या वो हमारे पास लिपिड है, लिपिड की प्रेजेंस में नहीं होगी। देखो भाई, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस किस वजह से होती है, पानी की वजह से होती है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है कि विच पॉलीसेकेराइड कंटेन alpha 1,4 and alpha 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड इज हाईली ब्रांच्ड। 2 बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, एक है alpha 1,4 और alpha 1,6। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था पॉलीसेकेराइड के अंदर कि हमारे पास जो alpha 1,4 और alpha 1,6 ये जो 2 बॉन्ड होते हैं, ये किस में होते हैं, स्टार्च में होते हैं, ग्लाइकोजन में होते हैं, सेलुलोज में होते हैं या काइटन में होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ग्लाइकोजन में होते हैं। और ये जो है ये रिजेंबल करता है किस चीज़ से,
अमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में भी हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 1,6 बॉन्ड मिलते हैं और ब्रांचेज होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना ग्लाइकोजन को, तो ग्लाइकोजन मोर ब्रांच्ड होता है और इसके अंदर आप लोगों को जो है वो 2 बॉन्ड मिलेंगे, एक α1 और एक α1,6। नेक्स्ट है हमारे पास के which function of the water is directly related to the metabolism of the carbohydrate। इसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा वाटर का फंक्शन है जो डायरेक्टली रिलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। लुब्रिकेशन बिल्कुल भी नहीं, रिएक्टेंट इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन या प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, रिएक्टेंट इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच कार्बोहाइड्रेट गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट मोस्ट रैपिडली। ये क्या था, ये मैंने आप लोगों को बेनेडिक्ट वाला जो है, ठीक है ना, ये जो रीएजेंट है ये मैंने आप लोगों को टेस्ट फॉर मोनोसेक्राइड के अंदर पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि बेनेडिक्ट के अंदर कौन सा रीएजेंट जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो बेनेडिक्ट वाला हम ये जो रीएजेंट यूज़ कर रहे हैं ये किस कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करें और कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमें इसके साथ पॉजिटिव जो है रिजल्ट देता है, क्या वो हमारे पास ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ग्लूकोज है या फिर हमारे पास क्या है, सेलुलोज है। तो हमने पढ़ा था हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि हमारे पास अगर मोनोसेक्राइड को देखें तो उसमें एक ही क्या होता है, शुगर का मॉलिक्यूल, और वो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज ही क्या करता है, जो हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना उसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है द मेजर रीज़न पॉलीसेकेराइड आर इनसॉल्युबल। हमने वो बताना है, वो रीज़न बतानी है कि जिसकी वजह से पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, कि वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते कंपेयर टू मोनोसेक्राइड। देखो मोनोसेक्राइड को देखा जाए तो मोनोसेक्राइड पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन पॉलीसेक्राइड नहीं होते। तो हमने यहाँ पर इसकी एक रीज़न बतानी है और वो रीज़न हमारे पास क्या होती है, लैक ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप और इधर पॉलीसेक्राइड के अंदर भी होता है और मोनोसेक्राइड दोनों के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड कंपैक्ट स्ट्रक्चर या फिर प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन, एब्सेंस ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दोनों में होता है तो ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन ये तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट को देखोगे तो इसके फार्मूला के अंदर आप लोगों को कहीं पे भी नाइट्रोजन दिखाई नहीं देगी। दूसरा है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड कंपैक्ट स्ट्रक्चर। देखो ना हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होता है ना सिंपल है, ये क्या होता है, सिंपल होता है। और अगर हम पॉलीसेक्राइड को देखें ना तो यहाँ पर बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलकर एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। दैट्स वाई हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं जबकि मोनोसेक्राइड सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें से हमने ये बताना है कि कौन सा जो है वो ठीक है। ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड है, बिल्कुल भी नहीं। सक्रोज डाइसेक्राइड है, सक्रोज डाइसेक्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लाइकोजन मोनोसेक्राइड है, बिल्कुल भी नहीं है। ग्लाइकोजन हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज भी हमारे पास क्या है, पॉलीसेक्राइड है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर क्या है वो है सक्रोज, यानी कि ये डाइसेक्राइड है। तो यहाँ तक हमने जो है वो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो अब हम यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रोटीन, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेस्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ईजिली वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटीन को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो वर्ड है ना प्रोटीन, बेसिकली ये वर्ड हमारे पास कहाँ से डिराइव हुआ है, ये वर्ड हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, कौन सा वर्ड है हमारे पास, प्रोटीओस, ठीक है। प्रोटीओस से जो है ये डिराइव हुआ है और ये जो प्रोटीओस वर्ड है ना, ठीक है, नहीं किसने दिया था, ये हमें दिया था जे बर्जिलस ने, ठीक है। तो जे बर्जिलस ने हमें ये जो है वर्ड दिया था। अब अगर हम यहाँ पर प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, एक जो है हमारे पास क्या है जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो प्रोटीन होता है ना, इसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है, 50% जो है ये हमारी बॉडी का जो है क्या रखता है, ये ड्राई वेट इसका जो है ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट
अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो प्रोटीन जो है ये क्या है, ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। अब पॉलीमर क्या होता है, पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं ये आप लोगों को डिटेल से बताकर आ चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा से भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पास ना यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिंगल हमारे पास सपोज कर लो क्या है, ये सिंगल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये जो सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस है ना इनकी, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। इनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी मोनोसैकेराइड नहीं कहेंगे, इनको हम यहाँ पे कहते हैं मोनोमर, ठीक है। इनको मोनोमर हम यहाँ पर बोलते हैं। अब यही मोनोमर क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, ये लिंक हो जाएंगे थ्रू अ बॉन्ड, फिर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। पहले सिंगल फॉर्म के अंदर थे, अब इनमें क्या बन गया, एक बड़ा इनमें बॉन्ड बन गया और ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है दैट इज दी पॉलीमर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रोटीन को डिफाइन करें तो हम प्रोटीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि ये जो छोटे छोटे यूनिट है ना मोनोमर, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रोटीन के केस में हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। और उन अमाइनो एसिड के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर आप लोगों को कितने अमाइनो एसिड मिलते हैं। सपोज कर लो हमें यहाँ पर जो है वो क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे पास डिफरेंट होती है, तो प्रोटीन के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं वो भी डिफर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, फ्यू टू 3000 तक हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के यूनिट्स आप लोगों को एक प्रोटीन के अंदर मिल सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, इंसुलिन की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को 51 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। और इसी के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें अपने हीमोग्लोबिन की, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कितने अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, 574, कितने 574 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये है हमारे पास थोड़ा बहुत प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो किससे बना है, अमाइनो एसिड से बना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, ये किस तरह का दिखता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं। तो ये अब हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं, क्योंकि अगर ये आपको समझ आया तो प्रोटीन समझ आएगी। अच्छा जी, अमाइनो एसिड को देखें तो अमाइनो एसिड का जो फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला मिलता जुलता है किस चीज़ से, यहाँ पर ये मिलता है मीथेन से, ठीक है। अब मीथेन का फार्मूला अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है जी CH4, यानी कि अगर मैं सिंपली यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यानी कि एक कार्बन के अराउंड आपको 4 हाइड्रोजन के क्या मिलते हैं, बॉन्ड मिलते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके दे देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। सेम इसी तरह से हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है ना, ये भी क्या करता है कि एक इसमें कार्बन होता है और बाकी इसके अराउंड 4 जो है ना वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब वो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ठीक है ना। आप फंक्शनल ग्रुप क्या है ये पार्ट फर्स्ट के अंदर डिटेल से बताकर आई हूँ, नहीं समझा तो आप पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, फिर पार्ट सेकंड को आपने करना है। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड को देखें तो हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि इसमें एक कार्बन होता है, ठीक है, और उसके अराउंड आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 4 फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक तरफ उसके क्या लगा होता है, यहाँ पर NH2 होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर है जी अमाइनो ग्रुप। क्या कौन सा है जी, यहाँ पर है अमाइनो ग्रुप। और यहाँ पर इस तरफ COOH, यानी कि यहाँ पर कौन सा जो है ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखेगा, आर दिखेगा। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसी आर की वजह से हमारे पास एक अमाइनो एसिड दूसरे से डिफर होता है और फिर इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन बनती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इस आर की जगह यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पर जो है वो मैं एच लगा दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, CH2 लगा दूँ, ठीक है। तो सॉरी CH3, 2 नहीं 3 लगा दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा एलानिन, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ CH2OH, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा सीरीन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सीरीन बन जाएगा। तो यूँ इस तरह से अगर हम सिर्फ आर को चेंज करते जाएं तो हमारे पास क्या होता है कि अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि ये जो आप लोग कार्बन देख रहे हो ना, इस कार्बन को हम यहाँ पर कहते हैं अल्फा कार्बन। अब ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या होती है, देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आएगा उसको हम यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे हम उसको अल्फा कार्बन का नाम दे देंगे। ये देखो भाई, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसी के बाद क्या आ रहा है, ये कार्बन आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेचर ऑफ दी अमाइनो एसिड, यानी कि अगर हम यहाँ पर अमाइनो एसिड को देखें तो अमाइनो एसिड का नेचर किस तरह का है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो एसिडिक है, या फिर वो बेसिक है। तो ये जो है वो नेचर वाइज हम इसको 3 फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला हमारे पास है जी क्या चीज़, न्यूट्रल। कौन सा है जी, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड के अंदर आप लोगों को अमाइनो एसिड किस तरह का दिखता है कि इसके अंदर आप लोगों को एक ही क्या मिलेगा, एक ही आप लोगों को अमाइनो ग्रुप मिलता है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को क्या मिलता है, 1 कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा आप लोगों ने एग्जांपल याद रखनी है, यहाँ से MCQs आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है, और हमारे पास एलानीन है, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या आता है जी, वैलीन आता है। ये हमारे पास पहला हो गया। फिर दूसरा हमारे पास जो होता है दैट इज द एसिडिक, कौन सा अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड कैसा होता है कि जिसमें आप लोगों को क्या मिले, मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 एसिडिक ग्रुप, ठीक है। ये जो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखते हो ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एसिड है। और फिर क्या हो, साथ में आप लोगों को एक जो है वो क्या मिले, अमाइनो ग्रुप मिले, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है जी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। और हमारे पास दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एस्पार्टिक, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा, तीसरी हमारे पास यहाँ पर इसकी जो नेचर होती है दैट इज द बेसिक, ठीक है। वो क्या होता है, बेसिक अमाइनो एसिड। अब बेसिक अमाइनो एसिड में हमारे पास क्या होता है कि जैसे एसिडिक था तो उसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा क्या थे, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बेसिक के अंदर क्या होगा, मोर देन 2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप होंगे। और आपको यहाँ पर एक जो है वो क्या मिलेगा, एसिडिक ग्रुप मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लाइसिन, ठीक है, हिस्टीडीन, और यहाँ पर आपको मिलता है क्या चीज़, आर्जिनीन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड, यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बताती हूँ, हमारे पास टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कितनी होती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं ना,
तो टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 170 टाइप के आपको क्या दिखते हैं, अमाइनो एसिड दिखते हैं। लेकिन उन 170 में से हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, 170 क्या होते हैं हमारे पास टोटल होते हैं, लेकिन उनमें से, ठीक है ना, उनमें से जो हमारे पास 20 होते हैं ये क्या करते हैं, अच्छा किसी किसी बुक में 25 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि उनमें से हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं ना, 20 अमाइनो एसिड ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल होते हैं तो मतलब क्या करते हैं, ये बनाते हैं किस चीज़ को, प्रोटीन को, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखनी है कि ये जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, इनको मजीद हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल का मतलब क्या होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको जो हमारा बॉडी है वो सेंथिसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको हम फिर कहाँ से लेते हैं, अपनी फूड से लेते हैं। अब इन 20 अमाइनो एसिड में से हमारे पास कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 11 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 20 में से 11 अमाइनो एसिड हमारे पास जो है ये एसेंशियल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्प्राजीन है, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन और टायरोसिन। दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज़, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमारा बॉडी बना लेता है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, स्टिल ये हमारा बॉडी इसको बना लेता है, इसलिए हम इसको थोड़ा जो है वो इम्पोर्टेंस कम देते हैं, एसेंशियल को हम ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनको हमारा बॉडी नहीं बना सकता, उनको हम बाहर से लेते हैं तभी हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो नॉन एसेंशियल है, बाकी हमारे पास 11 के बाद बाकी जितने बचते हैं, कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। तो 20 में से हमारे पास रिमेनिंग 9 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि जैसे कि मेथियोनिन है, वेलिन है, ट्रिप्टोफान है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, थ्यूरोनिन है, अच्छा फिनाइल एलानिन है, एंड देन हमारे पास क्या आता है जी, हिस्टीडीन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। यहाँ से MCQ आ सकता है कि आपको ना एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो एसेंशियल है या कौन सा नॉन एसेंशियल है, तो इनकी एग्जाम्पल जो है आप लोगों ने जो है याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देखो भाई स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक हेटेरो पॉलीमर होता है किस चीज़ का, ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब क्या, हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीमर किसको बोलते हैं, एक बड़े यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हेटेरो पॉलीमर है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड का, यानी कि इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलते हैं और फिर हमारे पास एक पॉलीमर बनता है जिसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हेटेरो पॉलीमर का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है वो प्रोटीन कैसे बनाता है। हमारे पास अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस तरह से बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड का नाम क्या होगा, ये चीज़ अब हम यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो 2 अमाइनो एसिड बना लेती हूँ, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास है जी एक अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर H था, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है, यहाँ पर COOH है और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी NH2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक दूसरा जो है वो क्या बना लेते हैं, अमाइनो एसिड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, NHN यानी कि NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर R और यहाँ पर हमारे पास COOH होगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर मैं नंबर देती हूँ, ये पहला है और ये दूसरा है। तो जो हमारे पास अमाइनो एसिड फर्स्ट है उसका हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप है
ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो है आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्ट कैसे करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ से हमारे पास OH क्या करेगा, रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। और यहाँ से फिर ये जब निकलेंगे तो इनके निकलने से ये क्या बना लेते हैं, ये वाटर बना लेते हैं। और फिर इनमें यहाँ पर क्या बन जाता है, इनमें यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड का नाम हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये बनते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड के दरमियान। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, अगर हमारे पास दो अमाइनो एसिड के दरमियान में कोई पेप्टाइड बॉन्ड बने तो उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, पॉली पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यूँ कहे कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये आपको चेन की फॉर्म में भी मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बता देती हूँ, चेन्स ऑफ द प्रोटीन। जैसे कि हमारे पास जो पहली चेन होती है दैट इज दी हमारे पास मोनोमेरिक, ठीक है, मोनोमेरिक चेन कहते हैं इसको। मोनोमेरिक चेन के अंदर हमारे पास मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। तो हमारे पास क्या है कि एक ऐसी चेन होगी जिसमें आप लोगों को एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड की क्या मिलेगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दूँ, मायोग्लोबिन यानी कि ऐसी प्रोटीन जो हमारे मसल के अंदर होती है। और दूसरी हमारे पास यहाँ पर चेन है जिसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोमेरिक, ठीक है, ओलिगोमेरिक चेन। अब ये जो ओलिगोमेरिक चेन होती है ना, इसमें आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड की आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलती है, पॉलीपेप्टाइड की आप लोगों को यहाँ पर चेन मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अपने हीमोग्लोबिन की, और यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इंसुलिन। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ओलिगोमेरिक चेन के अंदर मिलती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो है ना अपने अमाइनो एसिड को लेकर ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो किस वजह से कि ये जो प्रोटीन होता है ना, हर प्रोटीन के अंदर ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, इनके यहाँ पर हमारे पास नंबर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़, सीक्वेंस कि वो किस तरतीब से हैं, ठीक है, प्लस उनकी जो काइंड होती है, ये इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोटीन दूसरे से डिफ़र करता है। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर, उसका सीक्वेंस और उसका काइंड चेंज होगा दूसरे से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ तो हमारी जो बॉडी होती है ना, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना 10,000 क्या होते हैं, 10,000 अमाइनो एसिड होते हैं। मेरी बॉडी में भी 10,000 है, आपकी बॉडी में भी 10,000 है, कोई तीसरा है उसकी बॉडी में भी 10,000 अमाइनो एसिड होंगे। फिर तो हमें एक दूसरे जैसा होना चाहिए था ना, कि हमारे स्किन का कलर, हमारे हेयर्स का कलर, हमारी IQ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें एक दूसरे से जो है वो रिजेंबल करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ड्यू टू द डिफर नंबर, सीक्वेंस एंड द काइंड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना। हर इंसान के अंदर ना इनकी तादाद, इनका हमारे पास तादाद तो एक ही होती है, लेकिन इनके नंबर, इनके सीक्वेंस और इनका काइंड जो है ये चेंज होता है। दैट्स वाई हम एक दूसरे से डिफ़र नज़र आते हैं, चाहे हमारी बॉडी के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 10,000 अमाइनो एसिड क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इनकी वजह से हम एक दूसरे से यहाँ पर डिफ़र करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन में हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर आते हैं प्रोटीन के, वन बाय वन करके इनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है दैट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटीन किस तरह का होता है, किस तरह से दिखता है। तो हमारे पास जो प्रोटीन होता है वो किस तरह से दिखता है, लीनियर दिखता है,
किस फॉर्म में दिखता है आपको, लीनियर फॉर्म के अंदर दिखता है। यानी कि आप लोगों को किस तरह से दिखता है, एक लाइन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक लाइन के अंदर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड, ये सारे अमाइनो एसिड मैं यहाँ पे सपोज करो ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये जो अमाइनो एसिड होंगे ये आपस में इस तरह से लिंक्ड होंगे, आपस में इन्होंने इस तरह से क्या किया होगा, एक बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है ना। उस बॉन्ड का नाम हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक साइड पर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोगों को कौन सा ग्रुप मिलता है, अमाइनो ग्रुप मिलता है। अब जहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, उस एंड को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, सी टर्मिनल का, ठीक है। और जहां पर आपको अमाइनो ग्रुप मिलता है उसको हम यहाँ पर किसका नाम दे देते हैं, एन टर्मिनल का नाम दे देते हैं। समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोटीन का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके अंदर जितने भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसमें आप लोगों ने ना एक चीज़ बड़े ध्यान से जो है वो सुननी है, उसको याद रखनी है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, और वो है कि हर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को कौन सा बॉन्ड मिलता है, दैट इज द पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, यहाँ पर ये अरेंज हो जाते हैं, और ये जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो अमाइनो एसिड होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होते हैं तो यहाँ पर फिर क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये फंक्शनल नहीं होते, यहाँ पर क्या रहते हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, इनकी जो सीक्वेंस है या इनकी जो अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, सिकल सेल एनीमिया की। हमारे पास ये क्या है, ये एक डिजीज़ है। ये डिजीज़ जो है ये कौन सी डिजीज़ है, ये हमारे पास एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर अपने नॉर्मल आरबीसी को देखें, ठीक है, तो उसकी जो शेप होती है लाइक दिस, ये शेप है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, आरबीसी होता है, और आपको पता है हमारे आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एचबी प्रेजेंट होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। और अगर हम यहाँ पर क्या देखें कि हमारे पास ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये जो हमारे पास अगर हम अपना नॉर्मल, ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारे पास क्या है, ये एचबी प्रेजेंट होता है। सपोज कर लो ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है कि नॉर्मल आरबीसी है, इसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका अगर हम यहाँ पर अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखें तो हमारे पास क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को मिलता है वैलिन, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को मिलता है हिस्टीडीन, ठीक है, फिर आप लोगों को मिलता है यहाँ पर क्या चीज़, लाइसिन, ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को मिलता है टाइरोसिन, ठीक है। टाइरोसिन के बाद आप लोगों को जो है वो 5th नंबर पे क्या मिलता है, आप लोगों को मिलता है यहाँ पर प्रोलीन, ठीक है, और जो हमारे पास 6th नंबर है वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, ग्लूटामिक एसिड मिलता है। ये है हमारे पास क्या चीज़, नॉर्मल आरबीसी के ऊपर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसका एक हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। अब होता क्या है कि इस सीक्वेंस के अंदर थोड़ा सा हमारे पास चेंज आ जाता है, और वो चेंज हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो कि ये हमारे पास 6th नंबर का जो क्या है, ये जो अमाइनो एसिड है ये चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैलिन के अंदर। यानी कि यहाँ हमने किसी अमाइनो एसिड को जो है वो हटाया नहीं है, रिमूव नहीं किया, बस यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, ग्लूटामिक को वैलिन के साथ जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। होता क्या है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन तो बनेगा। क्या होगा कि प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन जो प्रोटीन होगा वो किस तरह का होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन होगा।
एबनॉर्मल कैसे कि पहले हमारे पास जो आरबीसी था उसकी शेप ऐसे थी, लेकिन अब हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या हो गया है कि जो जो आरबीसी है उसकी जो शेप है वो यूँ इस तरह से क्रीसेंट फॉर्म के अंदर आ जाएगी, और फिर इसको जो है यहाँ पर फ्लो करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। जब जब ये फ्लो करेगा तब तब क्या होगा कि ये हमारी वेसल्स के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, सिकल सेल एनीमिया का नाम दे देते हैं। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये क्यों होती है, सवाल तो हमारे पास यहाँ पर ये है कि क्यों होती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि सिकल सेल एनीमिया होती है ड्यू टू यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं सिंपली कि ड्यू टू म्यूटेशन एट बीटा ग्लोबिन जीन एट पोजीशन 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि वो जीन जो क्या करता है, जो हमारे पास ये जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है ये बनाता है, ठीक है ना, उसका हमारे पास जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसका जो जीन होता है उसके पोजीशन नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो प्रोटीन है वो बनेगी सही, लेकिन वो किस में होगी, एबनॉर्मल होगी, बीमारी हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस होती है ना अमाइनो एसिड की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं अरेंज हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, लेकिन फंक्शनल नहीं होते। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को फिर फंक्शनल होने के लिए किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसको अब हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है ना, इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, इसकी फोल्डिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मज़ीद स्पेसिफिक हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मोर स्पेसिफिक यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या है, ये नॉन फंक्शनल ही हैं, यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहते हैं, नॉन फंक्शनल ही रहते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है कि जिसमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। ये फोल्डिंग जो है यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप की होती है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम फोल्डिंग को देखें तो फोल्डिंग जो है हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहली टाइप है, ठीक है, पहली टाइप हमारे पास किस तरह की होती है, यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, नाम क्या दे देते हैं, अल्फा हेलिक्स का नाम दे देते हैं। और ये अल्फा हेलिक्स आपको किस फॉर्म के अंदर दिखता है, यूँ, ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को दिखता है। दूसरी हमारे पास जो फोल्डिंग होती है उसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये इस तरह से जो है ये प्रेजेंट होता है, यूँ इस तरह से, ये प्लेट्स की फॉर्म में आप लोगों को यूँ इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, बीटा प्लेटेड शीट का नाम दे देते हैं। और तीसरी हमारे पास यहाँ पर जो फोल्डिंग होती है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ट्रिप्लेक्स का नाम दे देते हैं। आप लोगों ने जो है वो 2 स्टैंड देखे होंगे डीएनए के अंदर, लेकिन यहाँ पर कितने स्टैंड होते हैं, 3 स्टैंड होते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर यूँ इस तरह से ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, और इनके दरमियान में मज़ीद आप लोगों को क्या दिखता है, एक तीसरा स्टैंड यूँ करके दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ट्रिप्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि इनमें बॉन्ड कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा बेसिक बॉन्ड तो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को मिलेगा। कौन सा है वो, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड आप लोगों को सारे के सारे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और बॉन्ड की एडिशन हो जाती है, और वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, वो हमारे पास है जी हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर जो फोल्डिंग है, ठीक है ना, ये जो आप लोग फोल्डिंग देख रहे हो, फोल्डिंग की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। समझ आ गया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को 2 बॉन्ड यहाँ पर दिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्टील ये क्या है, नॉन फंक्शनल है, तो फंक्शनल होने के लिए इसको और स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, एंड दैट इज दी टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो क्या पढ़ा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा है किसका, अमाइनो एसिड का, उसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास मोर फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटीन होती है, जो अमाइनो एसिड होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, फंक्शनल बन जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर ही हमारे पास वो स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर हमारे पास अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। अब ये फंक्शनल किस तरह से होते हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है 2 रीज़न बताती हूँ कि क्यों इस स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड फंक्शनल हो जाते हैं। पहला हमारे पास जो रीज़न है दैट इज़ कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। अब देखो भाई, हमारे पास क्या था कि ये जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था, उसमें हमारे पास क्या था, ये जो प्रोटीन था, जो अमाइनो एसिड था, उसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड थे वो इस तरह से लीनियर फॉर्म में थे, लीनियर फॉर्म के अंदर थे। तो लीनियर फॉर्म में होने की वजह से जो अमाइनो एसिड थे ये दूर थे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर क्या था कि नॉन फंक्शनल था, अरेंजमेंट हो गई थी, स्पेसिफिक हो गए थे, लेकिन ये दूर दूर थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये क्या थे, ये नॉन फंक्शनल थे। फिर बात करते हैं हम किस चीज़ की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसकी क्या हो जाती है, यूँ इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं ये थोड़े करीब आ तो जाते हैं, लेकिन इतने करीब नहीं आते कि ये फंक्शनल हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा कि ये भी नॉन फंक्शनल ही रहेगा। फिर हमारे पास क्या होता है, आता है जी टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को हमने मज़ीद फोल्ड कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, ये फोल्डिंग थी, इसको हमने यहाँ पे क्या ना कर दिया, इसको मज़ीद फोल्ड कर दिया। तो मज़ीद फोल्ड करने पर हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा करीब होने पर ये जो है ये क्या हो जाते हैं, ये फंक्शनल हो जाते हैं। समझ आ गया कि फंक्शनल क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। पहला रीज़न हमारे पास ये है। दूसरा रीज़न हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ द बॉन्ड। पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ बेसिक बॉन्ड था, दैट इज़ दी पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 बॉन्ड थे, पेप्टाइड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तीसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास और बॉन्ड ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ बॉन्ड। अब ये बॉन्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, नाम याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारे पास होगा ही होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। दूसरा हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देख कर आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपको कौन सा बॉन्ड मिलता है, आयोनिक बॉन्ड मिलता है, ठीक है। फिर कौन सा बॉन्ड आपको मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को मिलता है वैंडर वाल, ठीक है, वैंडर वाल इंट्रैक्शन, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और आपको कौन सा बॉन्ड मिलता है, आपको मिलता है जी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इनकी वजह से हमारे पास ये बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास मज़ीद फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं इंजाइम की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंजाइम का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखिए ना, यहाँ पर सपोज करो ये इंजाइम का स्ट्रक्चर है, तो इंजाइम के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो पूरे का पूरा इंजाइम होता है फंक्शनल नहीं होता, सिर्फ उसकी यहाँ पर क्या होती है, ये जो एक्टिव साइट होती है ना यही एक्टिव होती है। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो होते हैं ना यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है कि इसमें अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, यहाँ पर
फंक्शनल हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, कि जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ा है, इस टर्शरी स्ट्रक्चर के यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, क्या हो जाता है, यहाँ पर एग्रीगेशन हो जाती है। एग्रीगेशन होती है तो यहाँ पर वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, चेन की फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में कौन सी चेन होती है, यहाँ पर आप लोगों को चेन मिलेगी ओलिगो मैरिक चेन मिलेगी, ठीक है। ओलिगो मैरिक आप लोगों को यहाँ पर चेन मिलेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता देती हूँ, जैसे कि हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की। उसके अंदर आप लोगों को कितनी चेन मिलती हैं, 4 चेन मिलती हैं, 2 बीटा एंड 2 अल्फा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी चेन है, ये हमारे पास ये 4 चेन। इसमें से हमारे पास जो 2 ऊपर वाली हैं ये अल्फा चेन है, और जो 2 नीचे वाली है इसको हम बीटा चेन कहते हैं। अल्फा चेन के अंदर आप लोगों को कितने अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, 141, और यहाँ बीटा के अंदर 146 आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को समझ आ गया है तो प्लीज़ जो है अपना फीडबैक भी दे दें अच्छा सा, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन को हमने 2 बेस के ऊपर किया है, एक है बेस्ड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारे पास ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। स्ट्रक्चर की बेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पहली आती है कोलेजन। कोलेजन आपको कहाँ पे मिलती है, मैट्रिक्स ऑफ द बोन एंड द कार्टिलेज, ठीक है। और इसी तरह से ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। इलास्टिन की बात करें तो ये जो है ये यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि एग्जांपल है, ये कहाँ पे मिल सकती है, टेंडन एंड द लिगामेंट। कैराटिन होता है ये आपको आपके हेयर्स में, नेल्स में, और जो बर्ड्स होते हैं उनके फीदर में आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। हिस्टोन की बात करें तो ये अरेंज द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम। हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसके बारे में हम डीएनए के अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन की, जिसमें हमारे पास पहला होता है इंजाइम। इंजाइम का हम सबको पता है ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर टेक पार्ट करते हैं और उनको स्पीड अप करते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो ये भी प्रोटीन के मिल के बने होती हैं और टेक पार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्लूकोज लेवल है, क्या है जी, ग्लूकोज लेवल होता है, प्लस जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम या फिर हम यूँ कहें आयंस की जो रेगुलेशन होती है ये इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये भी प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो WBCs के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी को। एल्बुमिन की बात करें तो ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को। फिब्रिनोजिन जो है ये भी एक प्रोटीन है और ये हेल्प करती है क्लॉटिंग में। कैसे, जहाँ पर जो है क्या लगता है, कोई कट लगता है, ठीक है, तो कट लगने वाली जगह पर सपोज करो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग जहाँ पर होगी तो क्या आएगी, फिब्रिनोजिन आएगी, और फिब्रिनोजिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, फिब्रिन में, और फिब्रिन फिर क्या करा देगी, ब्लड को क्लॉट करा देगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, हमारे RBCs के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। तो ये था हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। अमाइनो एसिड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करके देखते हैं। अच्छा, पहला है हमारे पास आल अमाइनो एसिड कंटेन विच कॉमन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि अगर हम यहाँ पर बताएं तो मैंने आप लोगों को अभी जो है वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 4 फंक्शनल ग्रुप मिले थे। अब हमने वही बताना है कि वो 4 फंक्शनल ग्रुप कौन से थे। अमाइनो ग्रुप था, यस था, फॉस्फेट था, फॉस्फेट नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। अच्छा, अमाइनो ग्रुप था, बिल्कुल था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था हमारे पास, हाइड्रोजन भी था, यस ये भी था, आर ग्रुप था, ये भी था, तो ये हमारे पास जो क्या है ऑप्शन नंबर बी है इज़ द राइट आंसर। बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो है करेक्ट निकल गया, ठीक है। बाकी कार्बोक्सिल ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ये भी नहीं है, अमाइनो ग्रुप शुगर और आर ग्रुप ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के विच बॉन्ड लिंक
टू अमाइनो एसिड टुगेदर इन अ प्रोटीन, हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, इन दोनों में बॉन्ड, उसका नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। हमने ये बताना है कि हमारे पास क्या होता है कि वो लेवल बताओ, कि वो स्ट्रक्चर बताओ प्रोटीन का, कि जिसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं ना उनका सीक्वेंस क्या हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर है, वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैंने कहा था जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया कि इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड अरेंज हो जाते हैं। अरेंज हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि इनकी सीक्वेंस डिटरमाइन हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट आर एग्जाम्पल ऑफ, किसमें था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर था हमारे पास, ठीक है, फोल्डिंग जहाँ पर होती थी। अच्छा, नेक्स्ट है कि which interaction mainly stabilize the secondary structure of the protein। अब देखो भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, और फोल्डिंग के रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड थे। एक बेसिक बॉन्ड था जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरा कौन सा बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से था, मैंने कहा कि जो फोल्डिंग है उसको क्या करता है, स्टेबल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। कौन सा है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये लिख लें, ये एमसीक्यू आ सकता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा बॉन्ड है, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन दैट। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर किस प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, कंटेन ओनली वन पेप्टाइड चेन। नहीं भाई, मैंने अभी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, उसमें कौन सी चेन होती है, याद करें ज़रा आप लोग। वहाँ पर हमारे पास ओलिगोमेरिक होती है, और ओलिगोमेरिक के अंदर आप लोगों को कितने पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलती हैं, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, बी, ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, इफ़ द पीएच ऑफ द मीडियम चेंज ड्रास्टिकली, यानी कि अगर हम यहाँ पर बताएं कि पीएच जो है वो यहाँ पर अचानक से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, ठीक है, विच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू डिसरप्टेड फर्स्ट। तो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले डिसरप्ट होगा, तो हमारे पास कौन सा होगा, वो होगा जी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता हमारे पास, सिस्टीन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, बी एंड सी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बोथ बी एंड सी। अच्छा, लास्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड विच मॉलिक्यूल इज रिलीज। क्या रिलीज होता है, वाटर। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, प्रोटीन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लिपिड को। लिपिड हमारे पास क्या होता है, लिपिड को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये क्या है कि ग्रुप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है, और वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अच्छा, वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं होते, क्योंकि वाटर जो है एक पोलर सब्सटेंस है। अब जब मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बताया था तो तब मैंने वहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पोलैरिटी को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो वाटर होता है ना, पोलर सब्सटेंस है, इसके ऊपर चार्ज होते हैं, दैट्स वाई हमारे पास ये जो लिपिड होता है ना, ये यहाँ पर हमारे पास हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम ये लिपिड को देखें तो ये सॉल्युबल होता है किस चीज़ के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे पास ईथर है और हमारे पास क्या है जी, अल्कोहल है, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि लिपिड जो होते हैं क्या होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। 3 वर्ड्स हैं, एक हमारे पास एस्टर है, तीसरा फैटी एसिड है, और दूसरा फैटी एसिड, और तीसरा हमारे पास क्या है जी, ग्लाइसरॉल है। ये 3 हमारे पास वर्ड है, इन 3 वर्ड्स को समझ लें, समझे आपने लिपिड को समझ लिया। क्योंकि जब हम यहाँ पर लिपिड की टाइप्स पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें बार बार वहाँ पर यूज़ होंगी, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एस्टर क्या होता है। एस्टर बेसिकली हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड का क्या है, ये नेम है। समझ में आ गया। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर ये बताएं कि हमारे पास ये जो एस्टर है ये किस तरह का बॉन्ड है। ये बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है। कैसे कि जब हम इनको क्या कर पा रहे थे, इनका बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर वाटर जो है क्या हो जाता है, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है, और उनके रिलीज होने से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है दैट इज द एस्टर बॉन्ड। और ये जो प्रोसेस होता है कि जिसमें बॉन्ड बन रहा होता है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, प्रोसेस को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एस्टरिफिकेशन। किसका नाम दे देते हैं, एस्ट्रिफिकेशन का हम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल को। फैटी एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड होता है ना, फैटी एसिड के एक साइड पर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है, आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना, यहाँ पर क्या मिलती है, कार्बन 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 की यहाँ पर क्या मिलती है, लॉन्ग चेन। ठीक है ना, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो लॉन्ग चेन होती है कि इसमें कितने कार्बन जो है यहाँ पर मैक्सिमम आ सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 से लेकर 30 तक आप लोग यहाँ पर कार्बन नंबर्स लिख सकते हो। 4 से नीचे नहीं होने चाहिए, 4 से अबव हो, 4 हो, 4 से अबव हो, 4 से नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फैटी एसिड का फॉर्मूला। अच्छा, अब ये जो आप लोग लॉन्ग चेन देख रहे हो, इस लॉन्ग चेन को हम यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, आर से भी लिख सकते हैं। आर आपको पता है क्या है, कम्बिनेशन ऑफ दी कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा से अगर यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखें तो ये है हमारे पास किसका फॉर्मूला, एक फैटी एसिड का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब भी वो किसी भी कंपाउंड के साथ लगता है तो उसको उसका आइडेंटिटी देता है, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक दे देता है कि ये कौन सा है, क्या इसका नाम है, क्या इसकी पहचान है। समझ आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पर करेंगे वो है हमारे पास क्या चीज़, ग्लाइसिरोल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ग्लाइसिरोल को देखें तो ग्लाइसिरोल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी क्या पहचान है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ग्लाइसिरोल एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें आप लोगों को क्या मिलते हैं, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, अब ये 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलेंगे तो किस तरह से इसकी अरेंजमेंट होगी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर H2C, ठीक है, यहाँ पर H2C, दोबारा से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2C, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलेंगे। अब ये जो 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप वाला आप लोग एक कंपाउंड देख रहे हो दैट इज दी क्या है, ग्लाइसिरोल। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, क्योंकि बार बार जब ये इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, लिपिड की टाइप के अंदर, तब आप लोगों को जो है इसमें हेल्प आउट होगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लिपिड नहीं है, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड का हम यहाँ पर जो है वो जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप होती हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरी है होती है हमारे पास क्या चीज़, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ये कोई गुड फैट नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या करती है, इंक्रीज करती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ठीक है, और ये क्या होती है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड इसकी एग्जाम्पल में आती हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड होता है। अब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है ओनली, लेकिन अगर हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है एज वेल एज दी डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को 6 जो है वो क्या मिलते हैं, 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो होती है ना ये गुड फैट होती है। ये क्यों गुड फैट है, क्योंकि ये डिक्रीज करती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द ओलिक एसिड, इसका हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द लिपिड।
ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, उसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और नोट्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, और जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो ईजिली आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिपिड में हमारे पास जैसे कि पहली टाइप है ट्राईग्लिसराइड है, ठीक है, फिर फॉस्फोलिपिड है, फिर वैक्सेस है, टर्पीन्स है, स्टीराइड है, ये सारी की सारी हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ दी ट्राईग्लिसराइड। अब देखो इसमें वर्ड आ रहा है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है जी तीन, ठीक है। अब तीन क्या है? तीन हमारे पास यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं किस चीज़ का? फैटी एसिड का। तीन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फैटी एसिड को। और यहाँ पर ये जो वर्ड है ना ग्लाइसिराइड, ये एक्चुअली में यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए? ग्लाइसिरोल के लिए, ठीक है, ग्लाइसिरोल के लिए यूज़ हो रहा है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? तीन फैटी एसिड प्लस हमारे पास एक ग्लाइसिरोल होगा तो वो बनेगा क्या? ट्राई ग्लाइसिराइड बनेगा, ठीक है। अब ट्राईग्लिसराइड कैसे बनेगा? बॉन्ड कैसे बनेगा? जो अभी मैंने पीछे कहा कि एस्टर बॉन्ड बनना है, तो वो बॉन्ड कैसे बनेगा इस चीज़ को अब हम यहाँ पर डिटेल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो तीन फैटी एसिड बना लेते हैं, फिर एक ग्लाइसिरोल बनाते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लें मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, पहले मैं बना रही हूँ जी ग्लाइसिरोल। यहाँ पे देखिए H2C, ठीक है, H2C, और ये है मेरे पास H2C, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ OH, ठीक है। ये है मेरे पास एक क्या चीज़? एक ग्लाइसिरोल। ये है जी क्या चीज़? ग्लाइसिरोल है। अब इसके साथ मैंने तीन फैटी एसिड को यहाँ पे ऐड करना है। तो तीन फैटी एसिड को कैसे ऐड करूँगी? यहाँ पे मैं लिखूँगी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी? OH लिख दूँगी। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी OH, ये दूसरा फैटी एसिड, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी? ये तीसरा फैटी एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये R है। ये तीन फैटी एसिड मैंने यहाँ पे लिखे, और ये मैंने क्या लिखा है जी? एक ग्लाइसिरोल लिखा है। अब होता क्या है हमारे पास कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो ग्लाइसिरोल है, ग्लाइसिरोल से हमारे पास क्या रिमूव होगा? यहाँ से हमारे पास जो है वो H रिमूव होगा, और फैटी एसिड से यहाँ पर हमारे पास क्या रिमूव होगा? OH। यहाँ से भी हमारे पास जो है ये OH, ठीक है, फैटी एसिड से, और यहाँ से H। यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा? OH होगा, ठीक है ना, फैटी एसिड से, और यहाँ से हमारे पास ग्लाइसिरोल से क्या होगा? H होगा। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेंगे? तीन H निकलेंगे, और तीन हमारे पास क्या निकलेंगे? OH निकलेंगे, और ये मिलकर क्या बना देंगे? तीन वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है ना। तीन वाटर के मॉलिक्यूल निकलने पर फिर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे? एस्टर बॉन्ड का नाम दे देंगे। अब ये एस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से जो है अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो गए? रिमूव हो गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? ग्लाइसिरोल से हमारे पास तीन यहाँ पर कार्बन है H2C, और ये हमारे पास क्या है? H2C, और यहाँ पर सिर्फ इसके साथ OH था, तो यहाँ पर H के रिमूव होने से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो है मॉलिक्यूल रह गया? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर हमारे पास बच गया जी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी R, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? ये R बच गया। अब इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है? ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, इस बॉन्ड को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू बना है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एस्ट्रीफिकेशन, यानी कि वाटर के रिमूव होने से यहाँ पर बना है। और अब आप लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? एसाइल ग्लाइसिराइड या एसाइल ग्लाइसिरोल। तो ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर? एक हमारे पास ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आप लोगों को इजीली करके यहाँ पर समझा दिया, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब
हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, फॉस्फोलिपिड को। अब फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास पीछे ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है एसाइल ग्लाइसराइड, अभी जो हमने बनाया है 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसिरोल की हेल्प से, इसी के अंदर हम यहाँ पर जो 3 फैटी एसिड थे ना, उन 3 में से एक फैटी एसिड को रिमूव करके हम उसके साथ क्या लगा देंगे, फॉस्फोरिक एसिड, और ये दूसरा हम उसके साथ नाइट्रोजनस बेसिस लगा देंगे, तो वो बन जाएगा क्या चीज़, फॉस्फोलिपिड। मैं क्या कह रही हूँ, दोबारा से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। फॉस्फोलिपिड हमारे पास एक ऐसा लिपिड है जो कि बनता है एसाइल ग्लाइसिरोल के साथ, जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं किस चीज़ को, फास्फोरिक एसिड को, प्लस हम यहाँ पर ऐड करते हैं किस चीज़ को, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस, NB नाइट्रोजिनस बेसिस को, तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है फॉस्फोलिपिड। अच्छा, हमारे पास ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होती हैं, और इनके पास ना लॉन पेयर होता है देने के लिए, दैट्स वाई इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वो एसाइल ग्लाइसिरोल बनाएंगे। एसाइल ग्लाइसिरोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से जो है वो स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, जैसे कि हमने पीछे अभी बनाया है H2C, ठीक है, H2C, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, और यहाँ पर हमारे पास कितने फैटी एसिड थे, 3 फैटी एसिड थे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R था। अब ये जो तीसरा फैटी एसिड यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ लगना है, हम वो तीसरा फैटी एसिड नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर फास्फोरिक एसिड लिखेंगे, और दूसरा हम यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस को अटैच कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम जो है वो लिख देते हैं क्या चीज़, यहाँ पर हम लिख देते हैं PO3, और साथ में हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं किस चीज़ को, नाइट्रोजनस बेसिस को। अब बहुत सारी नाइट्रोजनस बेसिस होती है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज़ की, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोलिन की। ठीक है ना, अब कोलिन का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो कोलिन होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे CH2, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है, और यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। अब ये जो आप पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं फॉस्फोलिपिड का। समझ आ गया, ये है जी हमारे पास फॉस्फोलिपिड। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें, ये तो फॉर्मूला था ना हमारे पास, अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो, क्योंकि आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर किस में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा है। वो कैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास ना इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। इसका एक हमारे पास क्या होता है, हेड होता है, हेड हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग। ठीक है, यानी कि ये जो है हर वक्त पानी में डूबा ही रहता है, और ये हमारे पास किस तरह का होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पोलर होता है, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होती है, ये होती है जी टेल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर फेयर, जिनको क्या हो, ये पानी से डर लगता हो, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते। और ये हमारे पास किस तरह की होती है, ये होती है जी नॉन पोलर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा दिया है। ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ एसाइल ग्लाइसिरोल, जो कि हमने ट्राईग्लिसराइड के अंदर अभी बनाया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज द वैक्सेस।
वैक्सेस हमारे पास क्या होती हैं, देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या होती है, लिपिड होती हैं, और ये बनी होती है लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड और हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, दो चीज़ें हैं। और हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होती है, सॉलिड होती है, एट रूम टेम्परेचर, वाटर प्रूफ भी होती हैं। और इसका हमारे पास बेसिक काम देखें तो यहाँ पर ये इसका बेसिक काम क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना, कहाँ कैसे, वाटर लॉस होने से, कि प्लांट और जो एनिमल होते हैं उनका जो वाटर लॉस होता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है इसलिए वाटर को नहीं जाने देगी, ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी किस चीज़ को, प्लांट और एनिमल को फ्रॉम वाटर लॉस यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाएगी। फिर हमारे पास इसकी होती है टाइप। पहली हमारे पास टाइप जो होती है दैट इज़ द प्लांट वैक्सेस। ये कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकती है, लीव्स में, स्टेम में, फ्रूट में। और इसका काम यहाँ पर देखें तो इसका काम भी क्या होता है, रिड्यूस वाटर लॉस, ये भी वाटर लॉस को कम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल वैक्सेस, ये भी सेक्रेटेड होती है बाय द एनिमल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बी वैक्स और लैनोलिन। जी, ये जो लैनोलिन होती है ना, ये शीप की जो हमारे पास क्या होती है, वूल होती है, यहाँ से हमें ये मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, वैक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज द टर्पीन्स। टर्पीन्स क्या होते हैं भाई, टर्पीन्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो टर्पीन्स जो होते हैं ये बनते हैं जो हमारे पास आइसोपिरीन होता है, ठीक है ना, उसकी रेपिटेशन से। ठीक है, उसकी रेपिटेशन से हमारे पास यहाँ पर क्या बनते हैं, टर्पीन्स बनते हैं। अब आइसोप्रीन क्या होता है, C5H8 की बार बार रेपिटेशन से। आप लोग यहाँ पर देखो ना कि ये हमारे पास एक आइसोपिरीन का फॉर्मूला है। अब यही आइसोपिरीन जो होती है ना हमारे पास क्या होती है, बार बार रिपीट होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक आइसोपिरीन है, ठीक है, ये एक आइसोपिरीन है, फिर हमारे पास यहाँ से दूसरा आइसोपिरीन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आइसोपिरीन यहाँ पर स्टार्ट होते चले जाएंगे और फिर हमारे पास क्या बनता चला जाएगा, हमारे पास जो है वो टर्पीन्स बनता चला जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, टर्पीन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टीराइड। अब अगर हम यहाँ पर स्टीराइड को देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास स्टीराइड होती है ना, ये लिपिड की टाइप तो है लेकिन ये लिपिड से नहीं बनते, याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टीराइड के अंदर ना आप लोगों को क्या मिलती हैं, 4 रिंग्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, 4 रिंग्स, जिसमें से हमारे पास जो 3 रिंग होती है ना, ठीक है ना, 3 रिंग हमारे पास क्या होती है, 6 कॉर्नर होती हैं। ठीक है, और इसमें जो एक रिंग होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है जी 5 कॉर्नर। ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो है क्या बना देते हैं, स्टीराइड बना देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हो कि हमारे पास क्या है कि ये जो 3 रिंग हैं, बेसिकली ये 3 रिंग जो है वो 6 कॉर्नर है, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो है ये हमारे पास कौन सी है, ये 5 कॉर्नर रिंग है। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास स्टेरॉइड जो हैं वो कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज़ की, कोलेस्ट्रोल की। ठीक है, तो कोलेस्ट्रोल हमें जो है वो कहाँ पे मिलता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। इसी तरह से जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होता है, स्टीरॉइड होता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या है, ये मेल का सेक्स सेकेंडरी जो करैक्टर होते हैं ये उनको प्रोवाइड करता है। इसी तरह से फीमेल के अंदर भी यहाँ पर है कि फीमेल में अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक स्टीराइड है जो कि फीमेल को उसके सेक्स सेकेंडरी करैक्टर जो है ये प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से हमारे पास एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे पास किस तरह का हार्मोन होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो स्ट्रेस हम ले लेते हैं, कभी काम का स्ट्रेस हो गया, ठीक है, हम जो है वो काम इतना किया कि हम फारिग नहीं रहे, या फिर कोई परेशानी हो गई, सडन कोई जो है वो ऐसा केस हो गया कि जिससे हम परेशान हो गए, तो ये जो हमारे पास कॉर्टिसोल होता है ना, कॉर्टिसोल हमारे पास किस तरह का हार्मोन है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़,
लिपिड की टाइप। तो यहाँ तक हमने जो है वो क्या देखा है, लिपिड देखा है। लिपिड को हमने यहाँ पे क्लासीफाई भी कर दिया है, समझा भी दिया है मैंने वन बाय वन करके। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं जी न्यूक्लिक एसिड को। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं इसकी किस चीज़ की, डिस्कवरी की। ठीक है, कि ये डिस्कवर कैसे हुआ था, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कैसे रखा गया। तो इसकी डिस्कवरी में हमारे पास यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट है दैट इज द हमारे पास माइशर। ठीक है ना, इसका नाम हमारे पास क्या है, माइशर। अब इसने क्या किया था, इसने जो है एक सेल को क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है ना, और वो सेल हमारे पास किसका सेल था, आउल सेल था। ठीक है ना, उसने क्या किया, एक आउल का सेल लिया और उस आउल के सेल को स्टडी किया। तो उसे यहाँ पर दिखा उसके सेल में एक हमारे पास मटेरियल जिसको उसने नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन का नाम दिया था। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास ये जो न्यूक्लिन है किस वर्ड में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लिक के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, फिर अगर हम यहाँ पर देखें दूसरी कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास दूसरा नाम आता है किस साइंटिस्ट का, वो है जी ऑल्टमैन। ठीक है, अब ये जो ऑल्टमैन था, ऑल्टमैन ने क्या किया कि ऑल्टमैन ने ये जो न्यूक्लियन था, ठीक है, ये क्या था, न्यूक्लियन था, इसकी जो है वो क्या की थी, इसकी जो नेचर है उसको क्या किया था, फाइंड किया था कि क्या ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये पता करने पर इसको पता चला कि ये जो हमारा न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये किस तरह का नेचर रखता है, एसिडिक है। तभी इन दोनों वर्ड को मिलाकर इसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम जो है वो रख दिया गया। समझ आ गया आप लोगों को इतना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होता है, एक पॉलीमर है। ठीक है ना, क्या होता है, एक पॉलीमर है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी बताती हूँ, थोड़ा सा वेट रख ले। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड की हमें जो है वो टाइप्स मिलती हैं। कितनी टाइप्स मिलती हैं, दो। एक होता है हमारे पास DNA, और DNA जो है वो आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, जैसे कि ये आप लोगों को हमारे किस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। और जो दूसरी टाइप होती है दैट इज द हमारे पास RNA आपको यहाँ पे कहाँ मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों को जो है वो हमारे कॉर्टिसोल में, सॉरी कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, तो ये कॉर्टिसोल में नहीं होगा, यहाँ पर ये कहाँ हो सकता है, साइटोसोल में हो सकता है। ठीक है, कहाँ होता है ये हमारा जो साइटोसोल है वहाँ पे आपको मिलता है। दूसरा हमारे पास ये कहाँ पे मिल सकता है आप लोगों को, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होता है जिसको हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोलस नाम दे देते हैं, वहाँ पर मिलता है। और आप लोगों को राइबोसोमल RNA के अंदर जो है ये मिलता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर जो है वो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या है, ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। अब यही न्यूक्लियोटाइड ही क्या कर रहा होता है, इस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को हम यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप लोगों को तीन चीज़ें मिलेंगी। कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तीन चीज़ें। पहली हमारे पास जो चीज़ होगी दैट इज़ दी हमारे पास शुगर, और वो जो शुगर होगी वो हमारे पास कौन सी शुगर होगी, 5 कार्बन शुगर होगी, और उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, राइबोज का हम नाम दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या दिखता है, आप लोगों को जो है वो फॉस्फेट दिखता है, या दूसरा इसको हम यहाँ पर कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या हम कहते हैं, फॉस्फोरिक
एसिड आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर चौथी चीज़ जो होती है, तीसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ द नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। अब ये तीन चीज़ें किस तरह से दिखती हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, एक 5 कॉर्नर्ड रिंग है। ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, रिबोज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ आप लोगों को क्या मिलता है, एक फॉस्फोरिक ग्रुप मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो क्या मिलता है, नाइट्रोजिनस बेसिस मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। एक क्या है हमारे पास, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अच्छा, एक और वर्ड होता है हमारे पास क्या जी, न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें मिलेगी। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3, न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप लोगों को जो है वो 2 चीज़ें मिलेगी। एक आप लोगों को जो है वो शुगर मिलेगा, यानी कि इसमें राइबोज होगा। और दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या मिलेगी, आप लोगों को यहाँ पर जो है वो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फॉस्फोरिक एसिड और ये हमारे पास क्या है, ये है जी न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर ऊपर जो मैंने बनाया ये है जी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, ये क्या होती है। यानी कि ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं कि जिनके पास नाइट्रोजन होता है और दूसरा उनके पास लोन पेयर होता है किसी दूसरे को देने के लिए। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, इनकी टाइप्स है हमारे पास। तो मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में यहाँ पे बताती हूँ विद डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या होती है, 2 टाइप होती है। एक हमारे पास ये वाली टाइप है और दूसरी हमारे पास आपको क्या मिलेगी, ये वाली टाइप मिलेगी। अब हमारे पास प्रीमिडीन जो होती है ना, ये क्या होती है, ये वाली ऊपर वाली जो आप लोग देख रहे हो 2 टाइप है ना, एक को हम क्या कहते हैं, प्रीमिडीन। ठीक है, प्रीमिडीन कह रहे हैं। और ये प्रीमिडीन किस तरह की होती है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, इसमें हमारे पास जो प्रीमिडीन होती है उसके अंदर कौन कौन सी बेस इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगी, साइटोसिन मिलेगा। ठीक है, थायामीन मिलेगा और आप लोगों को यूरासिल मिलेगा। समझ आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी जो टाइप होती है दैट इज द प्यूरीन। ये हमारे पास क्या होती है, प्यूरीन होती है। अब प्यूरीन को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस तरह की है, ये होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारे पास किस तरह का है, ये देखें, ये यहाँ पर आप लोगों को डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो ये नाइट्रोजनस बेस सिंगल रिंग में है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये सिंगल रिंग के अंदर है, लेकिन यहाँ नीचे जो है आप लोगों को डबल रिंग दिखाई दे रही है। और इसके अंदर 2 इंक्लूड होती है हमारे पास बेसिस, जैसे कि एडानिन और गवानिन। देखो भाई, हमारे पास ये जो एडानिन और गवानिन है ना, ये आप लोगों को किस किस में मिलेगी, DNA प्लस RNA दोनों के अंदर मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, DNA और RNA में ना आपको एक फ़र्क दिखता है, और वो फ़र्क सिर्फ किसका होता है, हमारे पास इस यूरासिल का होता है। कि जो हमारे पास क्या होता है, DNA होता है, DNA में आप लोगों को यहाँ पर जो है क्या मिलता है, यूरासिल की जगह यूरासिल रिप्लेस होता है हमारे पास किस चीज़ से, थायामीन से। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होता है, RNA होता है। RNA में हमारे पास जो थायामीन होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, थायामीन जो होता है वो रिप्लेस होता है किस चीज़ से, वो होता है जी हमारे पास यूरासिल से। ठीक है, तो ये हमारे पास DNA और RNA में इस बेस का फ़र्क है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो भाई, हमने कहा लिपिड में जो बॉन्ड बन रहा था दैट इज़ द एस्टर बॉन्ड।
अब यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें जो बॉन्ड बनना है दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। फॉस्फो वर्ड निकला है कहाँ से, फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा तो किस हेल्प से होगा, फॉस्फोरिक एसिड की हेल्प से होगा। तो 2 मरतबा हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड है ना 2 न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, तो इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, डाई ईस्टर का। अभी आपको बना के जो है वो मैं दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हमने जो न्यूक्लियोटाइड देखा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने जो न्यूक्लियोटाइड देखा है, ठीक है, ये वाला। तो न्यूक्लियोटाइड में जो 3 चीज़ें हैं, ये पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरह से अटैच होती है, कहाँ कहाँ अटैच होती है, पहले ये देखेंगे। फिर जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरह से अटैच होता है। सो स्टे विद मी कि हमारे पास ये क्या है जी, ये एक शुगर है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक 5 कॉर्नर शुगर है जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राइबोज कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, राइबोज है। अब ये जो हमारे पास राइबोज होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को हर कॉर्नर पे क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 वाला जो होता है ना यहाँ पर क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा मैं लिख नहीं रही, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन। अच्छा यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है ना, यहाँ पर क्या अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। और ये जो कार्बन नंबर 5 है यहाँ पर आपको क्या अटैच मिलता है, फास्फोरिक एसिड आप लोगों को यहाँ पर जो है वो अटैच मिलता है। ये याद रख लीजिए कि हमारे पास राइबोज शुगर पे कौन से कार्बन पे क्या अटैच होता है, 1 पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस और 5 पे जो है वो फास्फोरिक एसिड आप लोगों को यहाँ पर अटैच मिलता है। अब ये हमने बना लिया एक न्यूक्लियोटाइड, अब हम बनाएंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है फिर वो पहले न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाएगा ये हम देखते हैं। तो दूसरा भी हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बना लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारे पास क्या होता है, 5 कार्बन के ऊपर राइबोस के वहाँ पर अटैच होता है हमारे पास क्या चीज़, फॉस्फेट अटैच होता है, ये जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है वो क्या बनाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों तरफ से ये बॉन्ड बनेगा, तो एक तरफ से ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O से अटैच होगा और यहाँ पर फिर हमारे पास ये क्या होगा, O होगा। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास फॉस्फेट है या फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये 2 तरफ से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है। ये पहला हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास डाई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया अब आप लोगों को। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है ना, इसके थ्रू जो है वो क्या होता चला जाएगा कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड फिर इस तरह से क्या बनाते चले जाएंगे, एक जो है वो चेन बनाते जाएंगे, ठीक है। ये चेन चलती चली जाएगी और फिर इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारे पास स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड होते हैं ना, ये 2 स्ट्रैंड होते हैं। पहला जो स्ट्रैंड होता है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में होता है, 3 to 5 और दूसरा जो होता है हमारे पास किस तरह का होता है, 5 to 3। आप इस स्ट्रैंड को देखो तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को कार्बन नंबर 3 दिखता है और यहाँ पहला जो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, कार्बन नंबर 5। तो ये आप लोगों को ये वाला जो स्ट्रैंड दिख रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन 5 to 3 है। क्या है इसकी डायरेक्शन, 5 to 3 लिख दूँ मैं यहाँ पर, 5 to 3 इसकी जो है डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊँ, दूसरा जो स्ट्रैंड होता है ना, पहले स्ट्रैंड का हमारे पास क्या होता है, एंटी होता है, ठीक है ना। और वो क्या है, वो है 3 to 5। वो कैसे कि अब मैं क्या करती हूँ, ये न्यूक्लियोटाइड पहले इस फॉर्म में बनाया था, अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कर देती हूँ, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये तीसरा। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं लिख रही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना हमारे पास, ये क्या है जी, ये कार्बन नंबर, सॉरी ये कार्बन नंबर हमारे पास 3 है, ये नहीं,
ठीक है, ये कार्बन नंबर 3 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये कार्बन नंबर 5 है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे आप लोगों को नाइट्रोजनस बेसिस मिलती हैं, यहाँ पर आप लोगों को फॉस्फेट मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे भी आपको नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फॉस्फेट, ठीक है ना, और ये अटैच होता है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि ये एक जो हमारे पास स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 है, ठीक है, और दूसरा 5 to 3 होता है। समझ आ गया हमारे पास। और ये जो दोनों जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक स्टैंड बना लेते हैं। समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड था, जैसे कि मैंने कहा कि उसकी टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप हमारे पास क्या होती है, DNA। अब DNA को अगर हम यहाँ पर देखें तो DNA का पूरा एब्रीवेशन क्या है, तो DNA का पूरा एब्रीवेशन हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्या होती है, शुगर होती है, राइबोज होता है, उस पर जो हमारे पास कार्बन नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है, उस पर यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है। इसको हम यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, डीऑक्सी। लेकिन अगर हम RNA की बात करते हैं तो RNA के अंदर ना आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो DNA होता है ना, DNA क्या है, DNA है एक डबल हेलिक्स। अभी पीछे हम देख कर आ रहे हैं, डबल हेलिक्स है। ये जो पीछे हमने यहाँ पर 2 स्ट्रैंड बनाए हैं, तो इसी स्ट्रैंड को जो है वो हम क्या कह रहे हैं, डबल हेलिक्स है, ठीक है ना। अब ये जो डबल हेलिक्स है, ये हमें किसने बताया था कि DNA जो है वो डबल हेलिक्स है, ये हमें बताया था जो है वो 2 साइंटिस्ट ने, किसने, वॉटसन प्लस क्रिक ने बताया था। कब बताया था, 1953 को बताया था, ठीक है ना। और इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से फिर इन्होंने जो है वो DNA के ऊपर एक क्या दिया था, अपना मॉडल दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द DNA, ठीक है। ये मॉडल इन्होंने जो है ये यहाँ पर दिया था। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, ये इन दोनों की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, हमारे पास बाकी भी 2 क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है वो DNA के स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तभी हमारे पास ये जो वॉटसन और क्रिक है, इन दोनों ने फिर मजीद काम करके उनके कंट्रीब्यूशन और अपनी कंट्रीब्यूशन को मिलाकर इन्होंने जो है वो क्या दिया, फिर जो है ये DNA का स्ट्रक्चर दिया। अब वो 2 साइंटिस्ट कौन थे, आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास था जी फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन एंड विल्किन, और दूसरा था हमारे पास शारगाफ, ठीक है, शारगाफ, ठीक है। तो ये शारगाफ जो थे ना, इन्होंने यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन दी थी, तभी वाटसन क्रिक ने क्या किया था, ये DNA का मॉडल दिया था। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, कंटेन 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ठीक है ना। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होती हैं और वो फिर क्या बना देते हैं, स्ट्रैंड बना देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है ना, ये 2 जो स्ट्रैंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपस में जो है वो कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, डबल हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, ये मेरे पास जो है ये एक स्ट्रैंड हो गया, सपोज कर लो, और ये मेरे पास जो है ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो अब ये हेलिकल है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डबल हेलिकल। अब ये जो डबल हेलिकल में यहाँ पर इनके जो पोल्स होते हैं, यानी कि ये पोल्स, ये एक स्टैंड, ठीक है ना, ये दूसरा स्टैंड, ये स्टैंड्स को हम क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। तो ये जो पोल होते हैं ये बने होते हैं किस चीज़ से, यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि ये शुगर प्लस यहाँ पर आप लोगों को फॉस्फेट मिलेगी, तो ये शुगर और फॉस्फेट के मिले होते हैं। और यहाँ पर जो है ये, अच्छा इसको देखें ना हम इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, तो ये किस तरह का है, एक लैडर लाइक है, ठीक है। तो इसके जो पोल्स हैं वो शुगर और फॉस्फेट के बने हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें ना इनके किस चीज़ के, स्टेप्स की,
कि यहाँ पर ये वाले जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो इनके ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये बने होते हैं किस चीज़ से, नाइट्रोजनस बेसिस से, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, एक बात ये भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे ही किसी दूसरी नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच नहीं हो सकती। स्पेसिफिक हमारे पास दूसरी नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होती है। अब कौन सी नाइट्रोजनस बेस किस नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। ये जो हमारे पास क्या होती है, एडानिन होती है। ये हमेशा बॉन्ड बनाती है किस चीज़ के साथ, थायामीन के साथ। और ये जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। और बॉन्ड होता कौन सा है, ये बॉन्ड होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर पीछे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊं कि ये एक नाइट्रोजनस बेस और ये दूसरी नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो है वो क्या बन जाता है, बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड होता है बेसिकली हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दूसरा होता है हमारे पास ये जो साइटोसिन होती है ना, ये बॉन्ड बनाती है किस चीज़ के साथ, गवानिन के साथ। लेकिन ये जो बॉन्ड होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है ना। और ये हमें किसने बताया था कि ये जो है एडेनिन थायमिन के साथ आएगी और साइटोसिन गवानिन के साथ आई थी। बेसिकली ये हमें बताया था किसने, शारगाफ ने, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, शारगाफ रूल भी कहते हैं। तो ये है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बता दिया और मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या बता दिया है, डीएनए का स्ट्रक्चर भी बना दिया है, ठीक है ना। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने कहा था कि इसका एक जो स्ट्रैंड होता है वो 5 to 3 होता है और दूसरा 3 to 5 होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है जी आरएनए, मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, ये विद ऑक्सीजन होता है और वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, डीएनए, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, याद रख लीजिएगा, एडानिन, यूरासिल, गवानिन, साइटोसिन। डीएनए के अंदर क्या होंगी, ठीक है। डीएनए के अंदर यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो डीएनए के अंदर ये यूरासिल जो है वो नहीं होता, इसकी जगह होती क्या है, इसकी जगह होती है थायामीन, ठीक है। यहाँ पर थायामीन नहीं है, यहाँ यूरासिल है, ये याद रखिएगा, फर्क डीएनए और आरएनए के अंदर। इसका भी शुगर राइबोज होता है और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये देखिए, ये इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगी, ठीक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस होगी, यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेस होगी। अब यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस दूसरी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो यहाँ पर हमारे पास जो शारगाफ, ठीक है ना, यहाँ पर शारगाफ रूल जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि शारगाफ रूल तभी अप्लाई होगा जब दूसरी नाइट्रोजनस बेस भी होगी। तो यहाँ पर शारगाफ रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्या होता है, आरएनए होता है, इसकी डिफरेंट 3 टाइप्स होती है। जैसे कि हमारे पास पहला है जी मैसेंजर आरएनए, तो ये कैरी करता है मैसेज को कहाँ से कहाँ, डीएनए से, और फिर इसको ट्रांसफर करता है किस चीज़ को, राइबोसोम को। इसका कॉन्स्टिट्यूट देखें तो ये 3 to 4% होता है। एमसीक्यूज आ सकता है इन तीनों टाइप्स में से कि कौन सा कितने % होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ट्रांसफर आरएनए को, तो ये स्मॉलर होता है। इसका काम क्या होता है कि ये कैरी करता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कॉन्स्टिट्यूट देखें तो ये 10 to 15% इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, तो ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम के पास जाएगा, वहाँ पे उसको सारी इंस्ट्रक्शन देगा, और फिर राइबोसोम क्या होता है हमें पता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, तो वो वहाँ पर क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। और उसका कॉन्स्टिट्यूट कितना होता है, 80% इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसके सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, दैट इज द सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल
प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, हम उसको क्या करते हैं, हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम ये बताते हैं कि ये जो डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए से आरएनए जो है वो कैसे बनता है, ठीक है, ये। और फिर हमारे पास क्या होता है, ये आरएनए बनने के बाद इस आरएनए से फिर क्या बनी होती हैं, प्रोटीन। तो ये कैसे बनती हैं, ठीक है। तो ये जो दो हमारे पास जो है दो स्टेप्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल डॉगमा होता है ना, दो स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है, जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स है, ठीक है ना। एक को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैं बना देती हूँ कि सपोज करो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास हमारा डीएनए था, ठीक है, ये क्या है जी, ये है जी डीएनए। इस डीएनए से हमने मैसेज को कॉपी किया इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, किस फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब ये जो प्रोसेस है कि जिसमें डीएनए कॉपी हो जाता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, तो इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। और फिर इसी मैसेंजर आरएनए से, ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, ये जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम से कहेगा कि भाई जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ इससे तुम क्या कर दो, प्रोटीन बना दो। तो ये वाला जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हो इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, ट्रांसलेशन का, हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, सेंट्रल डॉगमा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हम जो है वो एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन से बने। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ की, यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर देखो दो वर्ड है, एक है न्यूक्लियो, दूसरा प्रोटीन। तो इसमें जो है वो क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, प्लस आप लोगों को क्या दिखेगी यहाँ पर, प्रोटीन। तो इनकी कम्बिनेशन से जो बन रहा है दैट इज द न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर हमारे पास दूसरा होता है जी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन भी हमारे पास, ग्लाइको वर्ड निकला है कार्बोहाइड्रेट से, प्लस हमारे पास दूसरी क्या होगी, प्रोटीन। तो ये हो गया। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट प्लस आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, लिपिड देखने को मिलता है। और दूसरा हमारे पास होता है जी लिपोप्रोटीन। क्या होता है, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन जो है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है हमारे पास लिपिड, दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज़, प्रोटीन। तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। तो ये रहा हमारा पूरे का पूरा चैप्टर, जो कि मैंने आप लोगों को 2 पार्ट के अंदर जो है वो पढ़ा दिया।